हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अमन अनीस खान और लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड ये हमारा तीसरा लेक्चर होने जा रहा है और इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड काफ़ी थ्योरेटिकल डिस्कशन पे कंसंट्रेट किया था। सेकेंड वीडियो लेक्चर में हमने एप्लीकेशंस ऑफ लॉज ऑफ मोशन और कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स यहाँ सीखे थे और आज हमारा जो पहला टॉपिक है वो लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन में हम लेने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक है इसमें हम मोशंस ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट हम डिस्कस करेंगे कि जब बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, दो या तीन बॉडीज, तो उनकी मूवमेंट को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है और उनके आपस की जो म्यूचुअल फोर्स होता है उसे किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। देखो, लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इक्वेशन बनाना सीख जाएं, अगर हमें कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन गिवन हो और उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाना सीख जाएं, उसके लिए ब्लॉक डायग्राम बनाना सीख जाएं या हम इक्वेशन बनाना सीख जाएं, इंपॉर्टेंट ये है। और इक्वेशन जो है वो एक ही होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं और वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिलता है। और इक्वेशन क्या है? F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अगर हम इक्वेशन बनाना सीख जाए यहाँ F net इज इक्वल टू ma, मैंने उसे डिफाइन किया था F net इज इक्वल टू ma, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट लो किसी भी न्यूमेरिकल से, किसी भी सिनेरियो से, और उसके ऊपर ये देखो कि कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं। उन सब फोर्स को, तो जितने भी फोर्स होंगे उन सबको बना लेने के बाद जो F net होगा उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर कर दो और इस तरीके से हम कोई भी सिंपल और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारी कंडीशंस, बहुत सारे एप्लीकेशंस यहाँ बनती हैं, लेकिन अगर हमारा बेस क्लियर हो जाता है तो जो प्रॉब्लम है वो कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट हेडिंग से और वो है मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आवर फर्स्ट हेडिंग इज मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट में जो बॉडीज होंगी, जो ऑब्जेक्ट होंगे, उनके मोशन को हमें स्टडी करना है। ठीक है, मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट, कॉन्सेंट्रेट रहना है अच्छे से और अच्छे से समझना है। और जब पहली की दूसरी कंडीशन समझ में आ जाए तो बाकी कंडीशन खुद ड्रॉ करके सोचना है, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम सीख रहे हो या नहीं। तो देखो, सबसे पहले हम सिंपल कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। मैं पहली कंडीशन ले रहा हूँ और सपोज पहले केस में हमारे पास दो ब्लॉक है। लास्ट क्लास में हमने सिंगल ब्लॉक का मूवमेंट स्टडी किया था और इस बार देखो हमारे पास ये दो ब्लॉक हैं। पहले ब्लॉक के लिए मास में लेके चल रहा हूँ m1 में और दूसरे ब्लॉक का मास हम लेके चल रहे हैं m2। दोनों ब्लॉक एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रखे हैं। इन दोनों ब्लॉक को मूव कराने के लिए मैंने एक फोर्स अप्लाई किया है यहाँ, और जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड हमने ले लिया कितना है? कैपिटल F। जो सरफेस पे ब्लॉक रखे हैं ये स्मूथ सरफेस है, यानी यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो हमें फ्रिक्शन यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। सिंपल केस है। और अब जब एक फोर्स लगेगा तो इन दोनों को मूव करना पड़ेगा, और जब ये मूव कर रहे हैं तो हम भी मान के चलते हैं कि ये दोनों ब्लॉक a एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है? a। क्लियर? सो ऑन अप्लाइंग फोर्स कैपिटल F on these two blocks will move with acceleration small a acceleration से ये दोनों ब्लॉक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। क्लियर? अब तो यहाँ जो हम कंडीशन डिस्कस करते हैं, एक तो कंप्लीट दोनों ब्लॉक को हम एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हैं। इक्वेशन उस कंडीशन पे बनता है कि हम किस ब्लॉक की स्टडी कर रहे हैं या हम पूरे सिस्टम की एक साथ स्टडी कर रहे हैं। तो अगर हम पूरे सिस्टम को एक साथ लेकर चले तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स है, वो क्या हो जाएगा? कैंसल्ड आउट हो जाएगा, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। देखो, अगर हम अलग अलग डिस्कस करें, इंडिविजुअल ब्लॉक डिस्कस करें, तो देखो m1 ब्लॉक, m2 ब्लॉक, अगर हम m2 ब्लॉक से पूछें कि इसका एक्सेलरेशन कितना है तो ये आंसर देगा कि मेरा एक्सेलरेशन कितना है? a। फिर मैंने m1 ब्लॉक से पूछा कि तेरा एक्सेलरेशन कितना है, तो m1 ब्लॉक बोलेगा कि मेरा एक्सेलरेशन कितना है? a। मेरा एक्सेलरेशन भी a है। अब m2 ब्लॉक से मैंने दूसरा क्वेश्चन किया कि m2 ब्लॉक, इसका जो मूवमेंट है वो किस फोर्स की वजह से है, ये क्यों मूव कर रहा है? m2 ब्लॉक F फोर्स को नहीं जानता, ये नहीं जानता कि यहाँ कोई F फोर्स लगा है। m2 ब्लॉक बोलेगा कि मुझे तो m1 ने धक्का लगाया था और m1 ने जब मुझे पुश किया तो मैं इसीलिए मूव कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता कैपिटल F क्या है। सो m2 ब्लॉक इज मूविंग बिकॉज ऑफ फोर्स exerted by block m1। क्लियर? तो m1 ने m2 के ऊपर एक फोर्स लगाया
और देखो ये फोर्स मैंने इस तरीके से बता रहा हूँ, m1 लगा रहा है किसके ऊपर, m2 के ऊपर, और ये फोर्स मैंने लिया कितना, स्मॉल है। यू आर गेटिंग इट? ये एक इंटरनल फोर्स है, अंदर वाला फोर्स है, ठीक है ना। तो कितना फोर्स लगा, स्मॉल है। इसकी डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और देखो किस तरह से इंपैक्ट शो होगा। अब हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, एक्शन रिएक्शन तो फॉलो होता है, अगर एक्शन लगती है तो रिएक्शन भी लगती है। यानी कि अगर मैं यहाँ m1 ब्लॉक से पूछूं तो क्या इसका एक रिएक्शन फोर्स भी होगा? बिल्कुल इसका रिएक्शन फोर्स होगा। m1 ने m2 को F फोर्स लगाया, तो इसने बाद में कितना फोर्स लगा दिया, यहाँ पर स्मॉल f फोर्स लगा दिया। क्लियर? ये यही होता है। तो स्कूल में जब असेंबली में, प्रेयर में जो लंबी लाइन होती है उसमें कोई एक पर्सन जो पुश करता है किसी को, और हमें देखते हैं कि बाद एक सब गिरते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल ये इंपैक्ट होता है, और लास्ट में ये पता ही नहीं चलता किसने धक्का मारा था, ठीक है ना, क्योंकि यूनिटी होती है क्लास में। बाकी अगर कोई एक स्टूडेंट को नाम भी बता देता है तो पकड़ में कई बार आ भी जाते हैं। पर मेन उसमें क्या है कि अगर हम किसी पर्सन से, मेन से पूछे, सबसे आगे वाले से पूछे कि वो क्यों गिरा, तो वो नहीं बताएगा कि लास्ट में किसने फोर्स लगाया था। वो कहेगा कि मुझे तो इस पीछे वाले ने पुश किया था, फिर वो कहेगा कि मुझे इस पीछे वाले ने पुश किया। बिल्कुल उसी तरीके से m2 ब्लॉक को m1 ने पुश किया, कितने फोर्स से पुश किया, F फोर्स से, और इसके अपोजिट कितना फोर्स लगा, वही F फोर्स, सिंपल। इसने F फोर्स से पुश किया और F फोर्स इसके ऊपर पीछे की तरफ लग गया। ये कंडीशन है। अब देखो, अब बिल्कुल क्लियर है। पूरे सिस्टम के लिए बात करें और इंडिविजुअल ब्लॉक के लिए बात करें, ये जो F फोर्स है ये इनका इंटरनल फोर्स है जो आपस में लग रहा है यहाँ, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहले मैं कंप्लीट सिस्टम के लिए इक्वेशन बनाता हूँ। अगर मैं दोनों ब्लॉक को एक साथ डिस्कस करूँ तो इंटरनल फोर्स का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है। तो देखो इस कंडीशन में तो हम कंप्लीट सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं, फॉर ब्लॉक्स m1 m2 फॉर कंप्लीट सिस्टम, फॉर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम सिस्टम के लिए बात करें तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टोटल मास। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2 इंटू ए। तो गेटिंग इट? ये एक्सप्रेशन निकालने का सिंपल तरीका है। न्यूमेरिकल में m1 m2 की वैल्यू गिवन होगी, फोर्स की वैल्यू गिवन होगी, वो तो और आसान हो जाएगा। अभी हम क्या सीख रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। तो एक्सप्रेशन कितना होगा बताओ, एक्सप्रेशन हमें निकालना था, एक्सप्रेशन आया F अपॉन m1 प्लस m2, कितने आसानी से निकल गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आया। तो हमें एक्सप्रेशन निकालना आ गया कि अगर दो ब्लॉक कांटेक्ट में मूव कर रहे हैं तो उस सिस्टम का एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला F net इज इक्वल टू ma। क्लियर? अब हम इंडिविजुअल ब्लॉक से बात करते हैं। किसी ने कहा कि इंटरनल फोर्स बताओ कितना लग रहा है, m1 ने m2 पर कितना फोर्स लगाया या m2 ने m1 पे कितना फोर्स लगाया। अगर हम दोनों ब्लॉक से इंडिविजुअली बात करें तो देखो ये जो पहला टॉपिक है यही क्लियर होगा, तो देखना आगे के टॉपिक आसान लगेंगे। मैं 2 से 3 ब्लॉक भी कर दूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या होगा, यहाँ अगर हम देखें ध्यान से तो देखो m1 ब्लॉक की स्टोरी समझो। यार अगर मैं m1 ब्लॉक के लिए बात करूं, सपोज हम एक डायग्राम बनाते हैं, तो m1 ब्लॉक की अगर हम बात करें तो m1 ब्लॉक की स्टोरी में आगे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे F। सब जानते हैं कि m1 पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, और पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है m1 के ऊपर, स्मॉल है। ये कौन लगा रहा है, m2। किससे आया, एक्शन रिएक्शन से। तो आगे की तरफ F लग रहा है, पीछे की तरफ स्मॉल f लग रहा है। कौन ज्यादा होगा, कैपिटल F या स्मॉल f? हम जानते हैं कैपिटल F ज्यादा होगा, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जिस डायरेक्शन में मूव करता है वही फोर्स ज्यादा होता है, सिंपल, ठीक है। यही तो होता है, जिधर फोर्स ज्यादा होगा ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो भले ही इस पे 2 फोर्स लग रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ज्यादा कौन सा है, कैपिटल F। कैसे पता चलता है, बिकॉज दिस ब्लॉक m1 इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो ज्यादा फोर्स के डायरेक्शन में ही ऑब्जेक्ट मूव करता है। बिल्कुल जैसे दो भाइयों की लड़ाई में बीच में मिठाई का डब्बा होता है, तो मिठाई का डब्बा किधर जाएगा, जो भाई ज्यादा फोर्स लगाएगा उसकी तरफ ही जाएगा ना। बिल्कुल सिंपल है। तो जिधर ज्यादा फोर्स होगा ऑब्जेक्ट उधर मूव कर जाएगा। काफी सिंपल है, हमारे डेली लाइफ में हम ऑब्जर्व करते हैं ये चीजें। तो ये हुआ। और एक्सेलरेशन अभी भी कितना है इसका, एक्सेलरेशन अभी भी कितना है, 1। तो अगर मैं इस ब्लॉक का इक्वेशन बनाऊं तो इस ब्लॉक का इक्वेशन क्या बनेगा, इस ब्लॉक का इक्वेशन बनेगा कैपिटल है। बताओ F net इज इक्वल टू, क्या ध्यान रखना है, F net इज इक्वल टू ma। भले ही सेकंड लॉ ऑफ मोशन में वो F इज इक्वल टू ma है, लेकिन हमें याद रखना है F net इज इक्वल टू ma। तो F net कितना है, कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू मास कितना है m1 और एक्सेलरेशन कितना है a। यानी इस तरीके से ये इक्वेशन हुआ। किसका इक्वेशन हुआ ये, इस ब्लॉक का। तो मैं m2 के लिए इक्वेशन बनाना चाहूं, हमें यही सीखना है, हमें इक्वेशन बनाना सीखना है। अगर इक्वेशन बनाना आ गया तो मैंने कहा था कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉक के लिए देखते हैं, देखो, और नेक्स्ट जो ब्लॉक है हमारा वो है m2। तो मैं ध्यान से देखना है सबको, m2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन बना रहा हूं, और m2 ब्लॉक पे तो एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, कौन, स्मॉल है। तो m2 ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक ही फोर्स वर्क करता है, और ये है स्मॉल है। और एक्सेलरेशन इसका कितना है, एक्सेलरेशन से कितना है, a। क्लियर? तो m2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या होगा, स्मॉल f इज इक्वल्स टू m2a। क्लियर? तो चाहे तुम
इस इक्वेशन से स्मॉल f की वैल्यू निकालो। स्मॉल f कितना होगा, कैपिटल F माइनस m1a। चाहे तुम इस इक्वेशन से स्मॉल f की वैल्यू निकालो, एक ही बात है, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। पर ज्यादा इजी कौन सा रहा, M2 ब्लॉक के बारे में बात करना। क्लियर? तो अगर हमें स्मॉल f की वैल्यू चाहिए तो हम कौन से ब्लॉक से बात करेंगे, M2 ब्लॉक से। क्यों? क्योंकि M2 ब्लॉक पर एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा। M2 ब्लॉक पर स्मॉल f वर्क करता है। देखो ये सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड तब तक लगती है जब तक हम बेस तक जाकर ध्यान से चीजों को नहीं समझते हैं। अगर हम इन ब्लॉक के साथ क्या हो रहा है वो स्टोरी समझ जाएं तो ये इक्वेशंस बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा, और हमने ये वही सीखा है यहाँ पे। क्लियर पॉइंट? तो देखो हमारे पास दो ब्लॉक का एक सिस्टम था, दोनों की स्टोरी सेम है। अगर ओवरऑल सिस्टम पे बात की जाए तो फोर्स F यहाँ पे लग रहा है। अगर बात की जाए M2 ब्लॉक से तो M2 ब्लॉक इज मूविंग बिकॉज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक M1, and M1 block is moving under two forces, F in forward direction and small f in reverse direction. तो easily this is the story of these two blocks. So we can consider ये जो भी कंडीशन है, ये जो भी मोशन है, इस तरीके से होगा। क्लियर? सो ये दो ब्लॉक के लिए है, एक्सप्रेशन हमने निकाल लिया है। अगर मुझे F की वैल्यू चाहिए तो A की वैल्यू में इक्वेशन 1 से यहाँ पुट कर सकता हूँ। न्यूमेरिकल में ये चीजें और भी इजी लगेगी क्योंकि M1 और M2 की जगह डिजिट होंगी, वैल्यूज होंगी 1 kg, 2 kg, 3 kg, तो ये काफी इजी हो जाएगा। हमें इक्वेशन बनाना सीखना है। चलो देखते हैं हमने सीखा है या नहीं। तो सेकंड कंडीशन हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, सब ध्यान से देखेंगे। तो ये पहला केस था, स्क्रीनशॉट ले सकते थे इससे पहले, और अब हम सेकंड केस की तरफ बढ़ते हैं। एक एक करके काफी सारे कंडीशंस डिस्कस करेंगे। देखो सेम यही कॉन्सेप्ट रखते हुए, यानी वही दो ब्लॉक रख देता हूं मैं। देखो अभी दो के लिए देखते हैं, फिर तीन ब्लॉक के लिए डिस्कस करेंगे। वही दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक M1 है, दूसरा ब्लॉक M2 है, और इस बार हमने फोर्स जो लगाया है वो ऑपोजिट लगा दिया मैंने। पिछले वाले प्रॉब्लम में मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था, अब फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है। फिर से वही देखना है हमें कि मेन एक्सेलरेशन कितना होगा। दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है, इसका मतलब कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, और इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो कितना है, 1। अगर मैं पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन लगाऊं तो क्या इक्वेशन बनेगा, कैपिटल F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इनटू A, यानी एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे इंटरनल फोर्स की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा कैपिटल F अपॉन M1 प्लस M2, यानी एक्सेलरेशन तो वही रहा जो लास्ट केस में था। अब इंटरनल फोर्स की बात कर रहे हैं, M2 और M1। अगर मैं M1 ब्लॉक से यहाँ पूछूं कि M1 ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है, तो M1 ब्लॉक का आंसर होगा कि ये मूव कर रहा है क्योंकि M2 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स से पुश कर रहा है, वो इंटरनल फोर्स है। तो M1 पे कितना फोर्स लग रहा है, स्मॉल f। M1 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, स्मॉल f, और रिवर्स डायरेक्शन में M2 के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, वापस भी कितना लगेगा, स्मॉल f। ये हमने कैसे बोला, ये हम बोल सकते हैं इजीली, कैसे, एक्शन रिएक्शन से। ठीक है? तो अब अगर हम बात करें ब्लॉक M1, तो M1 ब्लॉक पर अगर हम M2 और M1, ठीक है ना, अगर मुझे स्मॉल f की वैल्यू चाहिए तो हमें कौन से ब्लॉक से बात करनी चाहिए, M1 ब्लॉक से, क्योंकि M1 ब्लॉक पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, और वो कौन सा है, f, स्मॉल f। सो अगर हम M1 ब्लॉक के लिए डिस्कस करें तो M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन क्या बनेगा बताओ। अब हम डायरेक्ट बना सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन होगा स्मॉल f इज इक्वल्स टू M1a। ये सिर्फ M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन हुआ। a की वैल्यू हम यहाँ से प्लेस कर देंगे और हमें यहाँ स्मॉल f की वैल्यू मिल जाएगी, इंटरनल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये तो किसके लिए हुआ, फॉर M1। अगर मैं M2 के लिए बात करूं, फॉर M2, ठीक है, अगर हम M2 ब्लॉक के लिए बात करते हैं तो M2 ब्लॉक पर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, 2। कैपिटल F फॉरवर्ड डायरेक्शन में, स्मॉल f रिवर्स डायरेक्शन में। तो F नेट हो जाएगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू M2 इनटू A। सो ये कंप्लीट सिस्टम का इक्वेशन, M1 ब्लॉक का इक्वेशन और M2 ब्लॉक का इक्वेशन यहाँ से हमें बनाना आया, हमने सीखा। तो देखते हैं क्या हम थर्ड केस को सॉल्व कर पाएंगे जहां हम तीन ब्लॉक को एक साथ कांटेक्ट में रख के मूव कराएंगे। तो थर्ड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। आई थिंक ये सेकंड केस है और ये पहले केस का ही थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म होगी। नेक्स्ट देखते हैं कनेक्टेड बॉडीज इन कॉन्टैक्ट में तीन ब्लॉक। देखो तो अब हम थर्ड केस डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ, और जो थर्ड केस है इसमें ध्यान से देखेंगे, और अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि बेस हमने सीख लिया है लास्ट दो एग्जांपल में। सो इन दिस डायग्राम वी हैव थ्री ब्लॉक्स हियर। मास ऑफ दिस ब्लॉक इज M1, मास ऑफ दिस ब्लॉक इज M2 एंड मास ऑफ दिस ब्लॉक इज M3, M1, M2 एंड M3। एंड नाउ an external force capital F is applied like this। ठीक है, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टली हमने अप्लाई किया। तीनों ब्लॉक कांटेक्ट में है तो तीनों कॉमन एक्सेलरेशन से मूव करेंगे,
और जिस कॉमन एक्सेलरेशन से ये मूव करते हैं वो कॉमन एक्सेलरेशन कितना है, स्मॉल ए। कॉमन एक्सेलरेशन कितना ले लिया हमने, स्मॉल ए। अब तीनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे, इनके इंटरनल फोर्स भी इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन अगर मैं होल सिस्टम को एक साथ डिस्कस कर रहा हूं तो इंटरनल फोर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यानी एक्सेलरेशन तो मैं बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो चलो पहले कंप्लीट सिस्टम के लिए बात करें। फॉर कंप्लीट सिस्टम, तो अगर हम सिस्टम के लिए बात करते हैं तो बताओ F कितना आता है, F इज इक्वल टू टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू ए। इन तीनों को एक साथ मूव कौन करा रहा है, F। अगर हम तीनों से पूछे एक साथ कौन मूव करा रहे हैं तो अकेला फोर्स F इन तीनों को मूव करा रहा है, तो F इज इक्वल टू m a। m टोटल कितना है, m1 प्लस m2 प्लस m3। बताओ एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास आ गया, कैपिटल F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। क्लियर। सो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया, एक्सेलरेशन निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। चलो अब इनके इंटरनल फोर्सेस के बारे में बात करते हैं, देखो एक एक करके। अब यहाँ पर दो कॉन्टैक्ट हैं, एक ये रहा और दूसरा ये रहा, और दोनों कॉन्टैक्ट पे अलग अलग इंटरनल फोर्सेस होंगे, ठीक है। तो देखो इन तीनों ब्लॉक की एक साथ मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, कैपिटल F। अब अगर मैं M2 ब्लॉक या चलो M3 ब्लॉक से बात करते हैं, ठीक है ना। M3 ब्लॉक से पूछा कि M3 ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है, तो M3 ब्लॉक का आंसर क्या होगा, इसको नहीं पता F कौन है, ये बोलेगा कि मैं इसलिए मूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे कौन पुश कर रहा है, ब्लॉक M2। M2 ब्लॉक किसे पुश कर रहा है, M3 को, और M2 को कौन पुश कर रहा है, M1। मैं पूछूंगा M2 से ये क्यों मूव कर रहा है, तो बोलेगा मुझे कौन पुश कर रहा है, M1, ठीक है। तो M3 ब्लॉक पर आगे की तरफ एक फोर्स अप्लाई किया M2 ने इस तरीके से, ठीक है। और चूंकि ये एक्शन है, इसको मैं बोल देता हूं कि ये F1 है। क्या बोला मैंने से, F1, ठीक है। तो उस केस में यहाँ चलो उसको F2 बोल देते हैं, F1 इसके पास वाले को बोलेंगे F2 है। तो बताओ रिवर्स में फोर्स लगेगा या नहीं, ये भी रिवर्स में फोर्स लगा देगा, ये पीछे थोड़ी ना रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक्शन रिएक्शन है। और ये भी कितना होगा, F2। क्लियर, ये भी F2 और ये भी F2। नाउ अगर इस पॉइंट की बात करें तो M2 ब्लॉक पर कौन फोर्स लगाएगा, M1। M1 इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा, और कितने फोर्स से पुश किया, F1। इसने कितना फोर्स लगाया, F1। F1 फोर्स M1 ने किसके ऊपर लगाया, M2 के ऊपर, तो ये वापस से फोर्स लगा देगा पीछे की तरफ, एक्शन रिएक्शन। और इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, बताओ, ये भी फोर्स कितना होगा, F1। यू आर गेटिंग इट, यहाँ भी F1 और वहां भी F1। सो दोनों जो कांटेक्ट है यहाँ, वहां पर हमने इंटरनल फोर्स को डिफाइन किया। दोबारा से सुनो, तीनों को कंप्लीट सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं, तो कैपिटल F अकेला फोर्स तीनों को मूव करा रहा है। इंडिविजुअली मैं M3 से बात करता हूं तो ये क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि M2 ब्लॉक ने इसके ऊपर F2 फोर्स अप्लाई किया, बदले में एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसने भी जो रिवर्स डायरेक्शन है वहां F2 फोर्स अप्लाई किया। ठीक उसी तरह से M2 ब्लॉक की स्टोरी डिस्कस करें तो ये क्यों मूव कर रहा है, क्योंकि M1 ब्लॉक ने F1 फोर्स अप्लाई किया, और एक्शन रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसने वापस से अपोजिट डायरेक्शन में वही F1 फोर्स अप्लाई कर दिया, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है। F1 और F2 इंटरनल फोर्सेस हैं, ठीक है। अब यहां हम देखें तो अब इंडिविजुअल ब्लॉक की स्टडी करें। मैं पूछूंगा कि M3 ब्लॉक पर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो आंसर होगा सिर्फ एक, और वो फोर्स कौन सा है, F2। क्लियर। मैं यहां पूछूंगा कि M2 ब्लॉक पर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं। देखो ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये थ्योरेटिकल एक स्टोरी की तरह है, और यही इंपॉर्टेंट है यहाँ, क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी डायग्राम से, किसी ब्लॉक डायग्राम से, तो इसका मतलब हमें ये दिख रहा है कि फोर्स कैसे वर्क कर रहे हैं, और ये कंप्लीट जो भी मूवमेंट हो रहा है वो कैसे हो रहा है। एक छोटी से छोटी हमें डिटेल चाहिए यहाँ। तो अगर M2 ब्लॉक की बात करूं मैं, तो M2 ब्लॉक के अकॉर्डिंग कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, दो, F1 फॉरवर्ड और F2 रिवर्स। ठीक उसी तरह से M1 ब्लॉक पे कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, दो, कैपिटल F फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में F1। यू आर गेटिंग इट। सो इस तरह से हमने बिल्कुल क्लियर कर लिया कि जो M1 और M2 है यहाँ दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, और M3 ब्लॉक पर देयर इज ओनली वन फोर्स। तो क्यों ना हम तीनों ब्लॉक का अलग से इक्वेशन बनाएं इंडिविजुअल, ठीक है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं बना रहा हूँ कौन से ब्लॉक के लिए, चलो M1 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले M1 ब्लॉक की इक्वेशन बनाते हैं। क्या इक्वेशन बनेगा, F net is equals to ma। इक्वेशन तो फिक्स है शुरू से, क्योंकि एप्लीकेशंस और लॉज ऑफ मोशन है ये, तो F net is equals to ma। बताओ F net कितना होगा, कैपिटल F माइनस स्मॉल f1, क्लियर, कैपिटल F माइनस स्मॉल f1 is equals to m1a। you are getting it or not? आगे होगा समझ में, आगे F पीछे f1 और m1a। एक्सप्रेशन तो तीनों का सेम है, एक। चलो अब मैं कौन से ब्लॉक का इक्वेशन बना रहा हूँ, फॉर ब्लॉक M2। अब मैं M2 ब्लॉक का इक्वेशन बना रहा हूँ, ठीक है ना।
M2 ब्लॉक के लिए बात करें, फॉरवर्ड में F1 है, कौन ज्यादा होगा F1, F2 कैसा होगा कम, सबसे ज्यादा F, फिर F1 और फिर F2, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट F1 की डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो यहां मैं लिखूंगा ये होगा F1 माइनस F2 इज इक्वल्स टू M2A। क्लियर, बहुत सिंपल, F नेट इज इक्वल्स टू M। चलो M3 का इक्वेशन बनाते हैं। फॉर M3 का अगर हम इक्वेशन बनाए तो M3 में बताओ फॉरवर्ड डायरेक्शन में F2 और रिवर्स में एक ही फोर्स है, यहाँ M3 पे तो एक ही फोर्स वर्क कर रहा है F2, तो इसका इक्वेशन तो बड़ा सिंपल हो गया, F2 is equals to M3A। You are getting it? तो हमने हर एक ब्लॉक का इंडिविजुअल इक्वेशन बनाया, तीनों ब्लॉक का एक साथ इक्वेशन यहाँ तैयार है, तो हम यहाँ इस इक्वेशन से इंटरनल फोर्स F2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और F2 की वैल्यू अगर आ जाएगी तो यहाँ F2 की वैल्यू और एक्सीलरेशन यहाँ से पुट करके F1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमने कॉन्सेप्ट को बहुत बारीकी से सीखा, ये बिल्कुल इसके लिए कंप्लीट हुआ। अब वो कॉन्सेप्ट ये है कि हम थोड़ा बोनस लेते हैं, ठीक है ना, थोड़ा और एडवांस सीखते हैं। हमें सिस्टम को एक साथ देखना भी आ गया, और जब हम किसी सिस्टम को एक साथ देखते हैं तो क्या बताया था, इंटरनल फोर्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती। किसी ने कहा सर यहाँ F2 की वैल्यू जो थी वो तो एक स्टेप में आ गई, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम F1 की वैल्यू भी एक ही स्टेप पे निकाल सके? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और वो कब होगा, तो यहाँ बोनस है, देखो ध्यान से समझना है, इसी जो कंडीशन है इसमें मैं थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे। क्या हम सीखेंगे यहाँ, अगर मैं कहूँ फॉर, देखो अगर मैं M2 और M3 ब्लॉक को, ध्यान से देखना, M2 और M3 ब्लॉक को एक ही सिस्टम कंसीडर कर लूं, ये दोनों एक ही हैं, तो F2 ब्लॉक की, F2 जो फोर्सेस की कोई इंपॉर्टेंस रह जाएगी नहीं, वो क्या हो जाएगा इंटरनल फोर्स। और ये जो F1 फोर्स है, क्या ये इन दोनों को आगे मूवमेंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल, कैपिटल F तीनों को मूव करा रहा है, F1 इन दोनों को मूव करा रहा है, और F2 इस अकेले को मूव करा रहा है। इसका मतलब अगर मैं फॉर M2 एंड M3 इन दोनों ब्लॉक को एक साथ डिस्कस करूं, तो फिर F2 फोर्स इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं रहा। यानी ये दोनों कौन से फोर्स के अंडर मूव कर रहे हैं, F1 फोर्स अकेला इन दोनों को मूव करा रहा है। तो बताओ अब इक्वेशन क्या बना, F1 इज इक्वल्स टू M2 प्लस M3 इनटू A। यू आर गेटिंग इट, ये बोनस है, बोनस इक्वेशन है, बोनस रिलेशन है, इसको समझना है। ये समझो यहाँ तक सीखा तो हमने बिल्कुल सीख लिया, काफी कुछ सीख लिया, पर अगर ये बनाना भी आ गया, इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो और अच्छे से बिल्डअप हो गया, और हम थोड़ा एडवांस सीखे, हमने थोड़ा रीजनिंग हमारी स्ट्रॉन्ग की, और हमें चीजें और बेटर तरीके से समझ में आने लगी। तो पूरा पॉइंट क्लियर हो गया, तो ये पॉइंट है यहाँ, हम इजीली समझ सकते हैं। F1 कितना हो गया, M2 प्लस M3 एक साथ एक ही कॉन्सेप्ट में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हुआ इन तीनों ब्लॉक को कॉम्बिनेशन, यानी जब ये कांटेक्ट में होंगे तो उसके मूवमेंट से रिलेटेड। क्लियर, तो जब हमने ये दोनों सिस्टम को एक साथ दोनों ब्लॉक को स्टडी किया तो इंटरनल फोर्स की इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। ये जो मैंने सॉल्व किया है कुछ अलग नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ही नहीं है, इंपॉर्टेंट तो है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और देखा जाए तो ये वही है जो हमने लास्ट कंडीशन में समझा था, जब दो ब्लॉक कॉन्टेक्ट में, तुम ये बोल सकते हो ना कि दोनों ब्लॉक F1 फोर्स के अंदर मूव कर रहे हैं। क्लियर, सो दिस इज अबाउट मोशन ऑफ बॉडीज इन कांटेक्ट। इसी प्रॉब्लम को तुम सॉल्व कर सकते हो, बस क्या करना है, एक और फोर्थ कंडीशन हो जाएगी, और फोर्थ केस में F1 फोर्स को यहां से अप्लाई कर देगा, और फिर देखना कि क्या तुम इक्वेशन बना सकते हो। एक्सप्रेशन सेम रहेगा, बाकी इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा चेंज आ जाएगा। तो लेकिन जो भी हमें मेन कॉन्सेप्ट सीखना था, आई थिंक हम यहाँ से सीख गए, और अब हम अप्लाई कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमने बॉडीज को कांटेक्ट में डिस्कस किया, अब हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज की। बॉडीज जब कनेक्टेड होती हैं, और कनेक्टेड मतलब रस्सी, तो अब स्ट्रिंग यानी रस्सी का कॉन्सेप्ट यहाँ आएगा। तो हम देखेंगे कि रस्सी में कौन सा फोर्स होता है और वो किस तरीके से डिफाइन होता है। लेकिन जिसने ये अच्छे से समझा है, स्ट्रिंग वाला उसको और भी इजी कर देगा। ठीक है, स्ट्रिंग वाले क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन देखो जिसने ये पहला वाला समझा है, देखना स्ट्रिंग तो बहुत इजी लगेगी। तो जो सेकंड एप्लीकेशन है हमारा आज की क्लास में, वो है मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। तो अब जो बॉडीज हैं वो कनेक्टेड है, कनेक्टेड, कांटेक्ट और कनेक्ट मतलब अब रस्सी से कनेक्टेड है। ठीक है, तो देखो ये स्टार्ट करते हैं हम इसको। मैं पहले सिंपल स्टेप से स्टार्ट करता हूँ, सिर्फ दो ब्लॉक को लूंगा, दोनों ब्लॉक कनेक्टेड है। सपोज ये ब्लॉक है M1, एक स्मूथ सरफेस के ऊपर रखा है, और ये एक रस्सी के थ्रू, एक स्प्रिंग के थ्रू एक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टली। स्ट्रिंग जो है वो
अनस्ट्रेचेबल है, यानी हम उसको ज़्यादा खींच नहीं सकते, और दूसरा स्ट्रिंग का जो वेट है वो 0 के अप्रॉक्स है, यानी मासलेस है, हम बोलेंगे कि मासलेस है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग, ठीक है ना, स्ट्रिंग यानी कि रस्सी, जो रोप है वो मासलेस है। M1 और M2 दोनों है ब्लॉक यहाँ। अब जो फोर्स है वो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा, समझ में आ क्या होगा, यहाँ मैंने फोर्स कैपिटल F अप्लाई किया, और जब मैं कैपिटल F फोर्स यहाँ अप्लाई करूंगा तो ये दोनों ब्लॉक कनेक्टेड हैं, और जब भी कनेक्टेड है तो इसका मतलब ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना, ये दोनों सेम एक्सेलरेशन से यहाँ मूव करेंगे। M1 M2 फोर्स हम F लगा के खींच रहे हैं, यही होगा, क्योंकि दोनों को हमने एक रस्सी से कनेक्ट किया है, और अब ये दोनों F फोर्स के अंडर मूव कर रहे हैं। कुछ भी हो एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेंगे, कॉमन सेंस से कनेक्टेड है यानी एक ही है, तो इसका मतलब ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। अब यहाँ बीच में जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में जो फोर्स जनरेट होता है वो कौन सा फोर्स होता है, टेंशन, यानी अब यहाँ हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं वो किसका कॉन्सेप्ट है, टेंशन का कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रिंग में या रस्सी में, रोप में जो फोर्स जनरेट होता है वो टेंशन फोर्स होता है, और टेंशन जो है वो हमेशा कोशिश करता है कि रस्सी जो है ना वो नॉर्मल आ जाए। देखो रस्सी को भी टेंशन होती है, रस्सी में जो फोर्स जनरेट होता है वो टेंशन फोर्स होता है, तुम्हें भी टेंशन लेनी चाहिए, ठीक है ना, जब रस्सी को टेंशन हो रही है तो तुम्हें तो लेनी चाहिए, अपने रिजल्ट, अपने एग्जाम, अपने करियर को लेकर थोड़ा सिंसियर होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, रस्सी से हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। और जो टेंशन है वो रस्सी को नॉर्मल लाने की कोशिश करती है, जब तुम टेंशन करोगे तो कुछ ना कुछ अचीव कर लोगे, अब तक नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। तो जो टेंशन फोर्स है वो चाहता है कि रस्सी नॉर्मल आ जाए। टेंशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या सीखनी है कि जो टेंशन फोर्स है वो हमेशा एंड पॉइंट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। जैसे ये दोनों एंड पॉइंट हैं, तो बस यही सीखना है टेंशन में कि यहाँ और यहाँ ये दोनों रस्सी के एंड पॉइंट है, टेंशन हमेशा एंड पॉइंट के ऑपोजिट मूव करेगा। कहीं भी कोई सा भी कॉन्सेप्ट ले जाओ रस्सी का, हम बहुत सारे एप्लीकेशंस में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में रस्सी देखते हैं, चाहे वो खुले की कंडीशन में हो, चाहे वो ब्लॉक से कनेक्टेड हो, याद रखना टेंशन हमेशा एंड पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। टेंशन रस्सी को हमेशा नॉर्मल लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है T, और चूंकि स्ट्रिंग मासलेस है, इसका कोई वेट नहीं है, तो इस कंडीशन में थ्रू आउट पूरे एक ही हिस्से में, अगर एक ही स्ट्रिंग को बीच में किसी पॉइंट से अलग नहीं किया गया है, कोई और फोर्स अप्लाई नहीं किया गया है, अगर एक ही रस्सी है तो पूरी रस्सी में टेंशन कैसा रहता है, सेम रहता है। तो क्लियर, यहाँ पे टेंशन पूरी रस्सी में कैसा रहेगा, सेम। डायरेक्शन समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट था ये एंड पॉइंट पे ऑपोजिट डायरेक्शन को समझना और टी को समझना, ठीक है। तो इस तरह से टेंशन वर्क करेगा। अब हम एक साथ इक्वेशन बना सकते हैं पूरे सिस्टम का। ये जो टेंशन फोर्स हमें दिख रहा है ये इंटरनल फोर्स है, इसका मतलब जो टेंशन फोर्स है अगर हम पूरे सिस्टम को एक साथ कंसीडर करें तो इसका कोई रूल नहीं रहेगा, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। लेकिन अगर हम इंडिविजुअल ब्लॉक को डिस्कस करें तो इसकी इंपॉर्टेंस है, बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह। तो पहले पूरे सिस्टम को डिस्कस करते हैं एक्सीलरेशन के लिए। तो हम बात करेंगे फॉर सिस्टम ऑफ टू ब्लॉक्स। बताओ F नेट कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2 इंटू A। यहाँ पूरे सिस्टम की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ इस T का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, क्योंकि अब जब हम दोनों ब्लॉक को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं तो T हो गया इंटरनल फोर्स। बताओ एक्सेलरेशन कितना है, बिल्कुल पिछले वाले कॉन्सेप्ट की तरह कैपिटल F अपॉन M1 प्लस M2। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन दिस प्रॉब्लम, इन दिस कॉन्सेप्ट। ओके, सो नाउ अब हमें चाहिए टेंशन की वैल्यू। चलो अब हम दोनों ब्लॉक से इंडिविजुअली बात करते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल बात करेंगे। अगर मैं M2 ब्लॉक से बात करूं तो मुझे आंसर दो कि M2 ब्लॉक के ऊपर टोटल कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर कितना है, 2 फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक कैपिटल F फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक T रिवर्स डायरेक्शन में। कौन ज्यादा होगा, कैपिटल F ऑब्वियस है ज्यादा होगा, बिकॉज दिस ब्लॉक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन और ये डायरेक्शन किसकी है, F की, तो ऑब्वियस है F ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह से M1 ब्लॉक पे कितने फोर्स वर्क करेंगे, सिर्फ एक, कौन सा, T। तो अगर मुझे इस रस्सी में, इस स्ट्रिंग में टेंशन फाइंड आउट करना है कि टेंशन कितना है, तो कौन सा ब्लॉक ज्यादा बेटर है, M1 ब्लॉक। M1 ब्लॉक पे एक ही फोर्स वर्क करता है और कौन सा है वो, टेंशन। यानी मैं पूछूं M1 ब्लॉक क्यों मूव कर रहा है, तो M1 ब्लॉक क्या बोलेगा कि मुझे नहीं पता कैपिटल F कौन है और कौन नहीं है, मैं नहीं जानता इसे। लेकिन M1 ब्लॉक किसको जानता है, T को जानता है कि बस एक टेंशन फोर्स है जिसकी वजह से मुझे आगे जाना पड़ रहा है। लेकिन ये टेंशन क्यों जनरेट हुआ, ये कैपिटल F की वजह से ही जनरेट हुआ है, लेकिन ये उसे नहीं जानता, ये T को जानता है। तो पहले भी बना हुआ किसके लिए, फॉर ब्लॉक M1। यानी पहले हम M1 ब्लॉक का इक्वेशन बनाते हैं तो हम टेंशन को आसानी से निकाल सकते हैं। T इक्वल टू कितना होगा, M1A, T इक्वल टू M1A, F इक्वल टू MA। तो सिंपल इक्वेशन बन गया।
ये कौन से ब्लॉक का इक्वेशन है, m1 ब्लॉक का इक्वेशन है। एक एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से रख देंगे, m1 क्वेश्चन में गिवन होगा। हम दोनों ब्लॉक के बीच में जो स्ट्रिंग है उसमें आसानी से टेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी ने कहा सर नहीं मुझे m1 नहीं मुझे m2 अच्छा लगता है, तो m2 से निकाल लो, थोड़ी लेंथ होगी प्रोसेस पर, आंसर उससे भी आ जाएगा। लेकिन इक्वेशन बनाना तो हमें सीखना ही है, m2 का इक्वेशन भी बनाना आना चाहिए। अगर हम m2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएं तो फॉर m2 पर दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, F net is equals to ma के अकॉर्डिंग फॉरवर्ड डायरेक्शन में F net कितना हो गया, F minus t, you are getting it। नेट फोर्स कितना हुआ, आगे F और पीछे t, तो F minus t और is equals to कितना हो जाएगा, is equals to हो जाएगा m2a। so this is the equation of block m2 और इस इक्वेशन से भी F और m2 और a की वैल्यू पुट करके टेंशन निकाल सकते हैं। पर फिर भी टेंशन निकालने के लिए बेटर चॉइस कौन सा ब्लॉक होगा, ब्लॉक m1। ओके, सो दिस इज अबाउट मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। ठीक है, तो अभी तो दो ब्लॉक डिस्कस किया, एक कंडीशन सेकंड ले सकते हो, इस एफ को यहाँ से हटा के इस डायरेक्शन में लगाकर इसे ही प्रोसेस दोबारा फॉलो कर सकते हो। चलो अब तीन ब्लॉक के लिए स्टडी करते हैं कि अगर तीन ब्लॉक एक साथ कनेक्टेड हो तो फिर उस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो अब कनेक्टेड वे में तीन ब्लॉक ले रहा हूँ, देखना। और अब चूंकि मैं ये समझ लिया है तो तीन ब्लॉक तो और भी इजी लगेगा और आसान भी। So this is a smooth surface, this is block M1 and it is connected to block M2 और ये भी आगे कनेक्टेड है ब्लॉक M3 से। You are getting it? M1, M2, M3 तीनों से कनेक्टेड है। और यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन है यहाँ पर एक फोर्स वर्क कर रहा है, वो फोर्स कितना है, F। कितना फोर्स वर्क कर रहा है, F। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, कॉमन एक्सेलरेशन, तीनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन है a। अगर मैं पूरे सिस्टम को एक साथ डिस्कस करूं तो इंटरनल फोर्स की जरूरत ही नहीं है। तो चलो पहले सिस्टम से एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं और अब हमें एक्सेलरेशन डायरेक्टली पता है क्या होगा। चलो इक्वेशन बनाओ, F net कितना है, F। पूरे सिस्टम को डिस्कस करेंगे, इंटरनल फोर्स की जरूरत ही नहीं है। ये हो जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इनटू a। सो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू कैपिटल F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये स्टेप कभी नहीं बदलती, चाहे कनेक्टेड हो चाहे कॉन्टैक्ट हो, ये सेम ही रहता है। ठीक है ना। अब F ब्लॉक है और हम बात कर रहे हैं M3। ये जो स्ट्रिंग है अलग स्ट्रिंग है, यहाँ मैंने टेंशन मान लिया कितना है, T1। ठीक है, और यहाँ लास्ट में ये दोनों भी कनेक्टेड है, यहाँ मैंने टेंशन कितना मान लिया, T2। इस पूरे स्ट्रिंग में टेंशन कितना रहेगा, T1। और डायरेक्शन बनाना हमने सीख लिया है, डायरेक्शन हमेशा एंड पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहले कौन से ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएं। तो चलो हम T2 की वैल्यू निकालना है। अगर T2 की वैल्यू निकालनी है तो हम इजीली M1 ब्लॉक से निकाल सकते हैं। तो पहले हम M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाते हैं। तो फॉर ब्लॉक M1 ब्लॉक के लिए कितना हो जाएगा इक्वेशन, T2 is equals to M1A। You are getting it? T2 is equals to M1 और एक्सप्रेशन कितना है, A। T2 is equals to M1A। Now for block M2 बना सकते हो M2 ब्लॉक के लिए इक्वेशन। M2 ब्लॉक पे M1 पे तो एक ही फोर्स वर्क कर रहा था, M2 ब्लॉक पे कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं बताओ, दो फोर्स, T1 आगे और T2 पीछे। कौन ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा क्योंकि ये उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो M2 ब्लॉक के लिए बताओ दो फोर्स वर्क कर रहे हैं, आगे T1 पीछे T2। F net कितना हो गया, T1 minus T2 is equals to M2A। क्लियर। M3 ब्लॉक के लिए बात करें तो फॉर ब्लॉक M3 क्लियर। M3 के लिए बात करें तो फॉरवर्ड में F, पीछे कितना है T1, तो कितना हो जाएगा F minus T1 is equals to M3A। क्लियर। सो ये कंप्लीट है, ये M1 के लिए, ये M2 के लिए और ये किसके लिए हो गया, ये M3 के लिए हुआ। तो ये कंडीशन यहाँ रहेगी, हम इस तरह से इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर M3 ब्लॉक F minus T1 is equals to M3A। ठीक है, अब T2 की वैल्यू एक ही स्टेप में कैलकुलेट किया। ठीक है, और T1 की वैल्यू के लिए हमें T2 की जरूरत पड़ रही है। क्या कोई बोनस स्टेप हो सकता है यहाँ, बिल्कुल हो सकता है। क्या हम एक ही स्टेप में यहाँ T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो देखो थोड़ा हम बोनस इक्वेशन यहाँ देख रहे हैं, हम ऐसा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं जिससे हम T1 की वैल्यू एक ही कंडीशन में निकाल दें। तो अब अगर मुझे T1 एक ही स्टेप में चाहिए तो देखो, अगर मैं M1 और M2 ब्लॉक को एक साथ डिस्कस करूं तो T2 तो हो गया इंटरनल फोर्स, और अब ये दोनों ब्लॉक को आगे मूव कराने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ओनली T1। T1 की वजह से तो मूव कर रही है, तीनों को कौन मूव करा रहे हैं आगे, F। तीनों को एक साथ बात करते तो T1 T2 का कोई मतलब नहीं रह जाता।
इन दोनों ब्लॉक की बात करें तो इनको आगे कौन मूव करा रहा है, T1, T2 का कोई मतलब नहीं रहा, और लास्ट वाले ब्लॉक को T2 मूव करा रहा है। तो अगर मुझे बोनस स्टेप समझना है तो मुझे कौन से ब्लॉक के लिए बात करना होगा, फॉर ब्लॉक M1 एंड M2। अगर मैं M1 और M2 से एक साथ बात करूं तो T1 जो है वो कितना हो जाएगा, T2 तो इंटरनल फोर्स हो गया तो हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू A, यानी हम एक ही स्टेप पे T1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो हमने तीनों जो ब्लॉक उनका एक साथ इक्वेशन बनाया, फिर हमने दो ब्लॉक का एक साथ इक्वेशन भी बनाना सीखा, और हमें इंडिविजुअल इक्वेशन बनाना तो आता ही है। ये नहीं समझ में आए, ये थोड़ा डिफिकल्ट लगे, आना तो चाहिए, नहीं है तो भी हमारा काम इसे चल जाएगा। मैंने कहा लॉज ऑफ मोशन के एप्लीकेशन में इक्वेशन बनाना आना चाहिए, वही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसका हमारा सेकंड कंडीशन थी। कनेक्टेड में एक और केस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो एक और कंडीशन यहाँ हम सीखते हैं, और एक सिंपल पुली वाली प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे यहाँ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो देखो नेक्स्ट एप्लीकेशन में थर्ड में हम यहाँ डिस्कस करेंगे वही कनेक्टेड बॉडीज में। तो देखो ये कोई सिंपल पुली है और ये किसी वॉल से ऊपर सीलिंग से इस तरह से रिजिड सीलिंग से यहाँ सस्पेंडेड है, ठीक है पुली, और इस पुली से एक स्ट्रिंग होके जाती है। ये फ्रिक्शनलेस पुली है, इसका कोई मास नहीं है, वेट लेस है, मास लेस है, और इसके ऊपर एक स्ट्रिंग होके जाती है, ठीक है ना, आइडियल स्ट्रिंग। और यहाँ पर एक ब्लॉक M1 कनेक्टेड है और यहाँ एक दूसरा ब्लॉक M2 कनेक्टेड है, एक साइड M1 और दूसरी साइड M2। और मैं ये कहता हूं कि जो M2 है, M1 जो है वो M2 से ज्यादा है, यानी M1 का मास हम ये मान के चल रहे हैं M2 से ज्यादा है। अगर ऐसा हुआ तो हमें पता है सिंपली ये इस तरह से मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, M1 नीचे जाएगा और M2 कहां जाएगा, ऊपर। ओके, तो अब फिर से वही कॉन्सेप्ट है। देखो फॉर्मूले में लिख सकता हूं, यहाँ डायरेक्ट भी याद करा सकता हूं और उसको हम डेराइव भी कर सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इक्वेशन बनाना सीख जाएं तो ना फॉर्मूले रटने की जरूरत है और ना वो डेराइव करना आना चाहिए। इक्वेशन बनाना सीख लिया तो इस डेरिवेशन से और सिंपल हो जाएगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट डिजिट आती है, इजीली सॉल्व हो जाता है, सिंपल 10th क्लास के इक्वेशंस के जैसे। तो देखो पहले फोर्स बनाते हैं, ठीक है ना, तो पहले डायग्राम कंप्लीट करो, बताओ यहाँ कितना फोर्स लगेगा M1G, यहाँ कितना फोर्स लगेगा M2G, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों तरफ M1G M2G। स्ट्रिंग पूरी एक ही है, स्ट्रिंग में टेंशन सेम होगा। देखो ये भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड पॉइंट है, मैंने कहा था टेंशन हमेशा एंड पॉइंट के ऑपोजिट होता है, दोनों तरफ ऑपोजिट है, यहाँ भी T और यहाँ भी T। चूंकि इसका मास ज्यादा है तो ये ब्लॉक नीचे जाएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाएगा। क्या दोनों कनेक्टेड हैं? बिल्कुल कनेक्टेड है, यानी एक्सेलरेशन दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम। इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a डाउनवर्ड, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a अपवर्ड। सिंपल इस तरह से होगा। तो अब हम दोनों ब्लॉक का इक्वेशन बना लें, बिल्कुल बना सकते हैं। तो देखो मैं पहले M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन अगर बनाऊं तो फॉर ब्लॉक M1, अगर हम M1 ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएं तो बताओ नीचे की तरफ मूव कर रहा है, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, M1G, और T कैसा होगा, कम। तो इक्वेशन बनेगा M1G माइनस T। क्लियर, दो फोर्स है F नेट कितना हो जाएगा, M1G माइनस T। मैंने M1G को ज्यादा क्यों लिया, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है वो फोर्स ज्यादा होता है। तो M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। दिस इज द इक्वेशन फॉर M1 ब्लॉक। अगर मुझे M2 ब्लॉक का इक्वेशन बनाना है तो मुझे बताओ M2 ब्लॉक पर कितने फोर्स वर्क कर रहे हैं, दो फोर्स हैं, एक तो है T ऊपर की तरफ और एक है M2G नीचे की तरफ। कौन ज्यादा होगा, T ज्यादा होगा, क्योंकि ये ऊपर मूव कर रहा है तो इस बार टेंशन ज्यादा है, तो इसका मतलब ब्लॉक इसके लिए T माइनस M2G इज इक्वल्स टू M2A। सिंपल, क्लियर। सो ये दो इक्वेशन बने यहाँ, एक M1 के लिए और एक M2 के लिए। दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो हमारे पास दो इक्वेशन है और दो नोन क्वांटिटी है। कौन कौन से नोन क्वांटिटी है, एक टेंशन और एक एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हम दोनों इन इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा और हमारे पास टेंशन भी आ जाएगी। दोनों ब्लॉक को, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, T कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा M1G और माइनस M2G, और इधर बचेगा M1 प्लस M2 कॉमन आ जाएगा A। तो देखो इसको तुम सॉल्व करो, आराम से सॉल्व कर सकते हो, इतनी में समय कैलकुलेशन आनी चाहिए। इनको सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट। एक्सेलरेशन का रिजल्ट आता है M1 माइनस M2
अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, जो टेंशन यहां आएगी T, ये टेंशन होती है 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू में g, ये होता है टेंशन का फॉर्मूला। इनको सॉल्व करने के बाद ही तुम्हें मिलेगा, ठीक है ना, ये जो है इनको सॉल्व करने के बाद ही मिलेगा। तो ये टेंशन हो जाएगी 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। अगर मैं पूछूं इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन होगी तो ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ मेरी टेंशन वाली कितनी है, T डैश। अब देखो ये जो पुली है ये तो कहीं मूव नहीं कर रही है, ये अपनी जगह स्टेशनरी है, तो इस पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, बैलेंस्ड। फोर्स कैसे होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। अगर फोर्स बैलेंस्ड है यानी T डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T डैश इज इक्वल टू व्हाट, 2T। क्लियर। यहाँ पे देखो अगर मैं टेंशन के लिए यहाँ बनाऊं, एंड पॉइंट है, यहाँ तो होगा, यहाँ देखे तो यहाँ टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। टेंशन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो देखो यहाँ T इधर था, यहाँ T नीचे की तरफ हुआ, T डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, T प्लस T, यानी ट्वाइस ऑफ T। यानी अगर मुझे T डैश की वैल्यू रखनी है तो देखो T डैश कितना हो गया, T डैश इज इक्वल टू आ गया 4m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 और मल्टीप्लाई बाय g। दिस इज द वैल्यू ऑफ टेंशन इन दिस स्ट्रिंग। क्लियर। सो वहां हो गया T डैश, तो ये भी हमने देखा। तो इस तरीके से हम मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज का ये पोर्शन, पुली वाला पोर्शन या क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। और देखो अगर तुम्हें ये क्वेश्चन याद नहीं रहे तो भी चलता है, बिल्कुल याद नहीं करने कोई जरूरत नहीं है, रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों इक्वेशन बनाने हैं और इजीली सॉल्व हो जाएगा। या तो फिर भी तुम्हें 5-6 स्टेप लगेगी इनको सॉल्व करने के लिए, लेकिन अगर यही वैल्यू में 1 kg और 3 kg इस तरह से दे देता तो फिर ये दोनों इक्वेशन बनती, तुम्हारा आंसर 2 स्टेप में आ जाता, क्योंकि बहुत सिंपल मैथमेटिक्स बनेगी। तो जितना डिफिकल्ट लग रहा है उतना डिफिकल्ट है नहीं, न्यूमेरिकल्स में तो उल्टा ये और सिंपल हो जाएगा। ठीक है, सो ये है। और चलो अगर एक हम सिंपल न्यूमेरिकल अगर यहाँ लेके भी देखते हैं तो देखो सिंपल में एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि हमें ये सिंपल लगे। देखना, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज इस तरह से एक पुली है और यहाँ ये ऊपर एक रिजिड सीलिंग से कनेक्टेड है। यहाँ 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये है और दूसरा ब्लॉक ये है। सपोज ये जो ब्लॉक है इसका मास है 3 kg और ये जो ब्लॉक है इसका मास मैं मान लेता हूँ 1 kg। ठीक है, 3 kg और 1 kg। अगर मास 3 kg है तो बताओ नीचे कितना फोर्स लगेगा, 30 न्यूटन। यू आर गेटिंग इट, 3g। g कितना होता है 10, 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 30 kg। यहाँ कितना फोर्स वर्क करेगा, 10 न्यूटन। ऊपर टेंशन T, यहाँ भी ऊपर टेंशन T। यू आर गेटिंग इट। दोनों के लिए इक्वेशन एक्सेलरेशन से भी रहेगा, ये ब्लॉक ज्यादा भारी है तो ये नीचे जाएगा a एक्सेलरेशन से और ये ऊपर जाएगा a एक्सेलरेशन से। क्लियर। अब अगर हम देखें यहाँ तो पहले ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, 3 kg वाले ब्लॉक के लिए बताओ कौन ज्यादा होगा, 30 ज्यादा है, 30 माइनस T इज इक्वल टू 3a। इस ब्लॉक के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, 1 kg वाले ब्लॉक के लिए, इसके लिए इक्वेशन बनेगा बताओ, ये ऊपर जा रहा है तो T ज्यादा होगा, T माइनस 10 इज इक्वल टू 1a, यानी कि 1 into a, F is equal to ma, F net is equal to ma, F net is equal to ma। This is equation first, this is equation second। कोई न्यूमेरिकल या फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से ऐड करोगे तो यहाँ t कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 30 माइनस 10 यानी 20 और इधर कितना बच जाएगा 4a। बताओ a कितना आया, यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया, डिवाइड करेंगे 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन कितना आया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक उसी तरह से अब किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ में टेंशन निकालनी है तो इस इक्वेशन से बात कर सकते हैं। बताओ t इज इक्वल टू कितना है 10 प्लस a, तो टेंशन कितना रहेगा 10 प्लस 5 यानी 15 न्यूटन। क्लियर। सो ये 15 न्यूटन टेंशन हो गया। कितना इजीली सॉल्व हुआ क्वेश्चन, तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है कनेक्टेड बॉडीज से रिलेटेड। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। हम इस टॉपिक को भी कंटिन्यू रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी लेंथी भी है। नाम है लॉस ऑफ मोशन, लेकिन एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। ओके, सो कैरी ऑन विद योर स्टडीज, मेहनत करते रहो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो और सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर।